स्वागत है आपका हिंदी विद केसीआई चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य के एमसीक्यू लेकर आए हैं, जिनके उत्तर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो प्रश्न उत्तर पर रहने वाली है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? भक्तिकाल, वीरगाथा काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर होगा वीरगाथा काल। ठीक है, क्योंकि इसमें रासो साहित्य सर्वाधिक लिखे गए, जिसमें रासो वीर रस प्रधानता वाले काव्य माने जाते हैं। तो सही आंसर होगा बी। आदिकाल की प्रमुख काव्य धारा कौन सी मानी जाती है? आदिकाल की काव्य धारा श्रृंगार, भक्ति, वीरस या फिर सांतरस। कौन सा सही आंसर होगा इसमें? इसका सही आंसर होगा वीर रस। वीर रस की काव्य धारा मानी जाती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के काव्य भी लिखे जा रहे थे, पर प्रमुख काव्य धारा रासो ही थी। आदिकाल की प्रमुख प्रमुख काव्य रूप कौन सा है? सवैया, रासो, कवित या गीत। तो इसमें भी वही होगा, रासो काव्य रूप। काव्य का रूप रासो साहित्य। चलिए अगला प्रश्न। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? केशवदास, चंद्रवरदाई, तुलसीदास, सूरदास। तो आप, ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है, तो इसका सही आंसर चंद्रवरदाई हो जाएगा, बी। तो इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह किस श्रेणी की पुस्तक मानी जाती है? यह महाकाव्य श्रेणी की पुस्तक प्रबंध काव्य के रूप में लिखी गई है। और इसकी नायिका है, नायक हो गए पृथ्वीराज चौहान, और नायिका संयोगिता। संयोगिता कौन थी? कनौज राज्य के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता कनौज राज्य की राजकुमारी थी, जो इस काव्य की नायिका है। और इसमें 69 सर्गों का प्रयोग किया गया है। सर्ग या समय भी कह सकते हैं इसको। और छंद कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? 68 छंद। तो इन दोनों को याद रखेंगे, एक का ही अंतर पड़ता है इसमें। तो 69 सर्ग है और 68 छंद है। और इसकी भाषा है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। और भाषा शैली पिंगल है। तो पिंगल शैली है, ध्यान में रखेंगे प्रमुखतः, क्योंकि रासो साहित्य डिंगल शैली में ही लिखे जाते थे। क्योंकि डिंगल शैली में वीरता और युद्ध का वर्णन होता है, परंतु पिंगल शैली में बहुत ही श्रृंगारिक वर्णन होता है। तो ये एक श्रृंगारिक काव्य है। चलिए अगला प्रश्न। एक मिनट। तो ये हो गया, और आगे है 5वां प्रश्न। आदिकाल में किस रस की प्रधानता है? आदिकाल में किस रस की प्रधानता है? तो ए है करुण, बी है हास्य, और सी है वीर, और डी है भयानक। तो सही आंसर क्या होगा? आदिकाल में किस रस की प्रधानता है? वीर रस। वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, अगला है 6वां प्रश्न। रासो साहित्य का संबंध किससे है? प्रेम कथाओं से, धार्मिक ग्रंथों से, वीर गाथाओं से, नीति ग्रंथों से। तो इसका सही आंसर होगा वीर गाथाओं से। रासो साहित्य में वीर कथाएं कही गई। अगला है, आदिकाल के कवि सामान्यतः किस वर्ग से संबंधित थे? ए संत, बी दरबारी, सी किसान, डी व्यापारी। तो आदिकाल के कवि अपने शासकों के आश्रित थे, तो वे दरबार में ही रहकर उनका गुणगान करते थे, उन पर कविताएं काव्य लिखते थे। तो वे दरबारी कवि कहलाएंगे। वे अपने आश्रयदाता के बंदीजन भी कहलाते थे। बंदीजन आश्रयदाता के दरबार में रहते थे, तो दरबारी। आदिकाल की भाषा मुख्य रूप से क्या थी? आदिकाल की भाषा ए खड़ी बोली, बी ब्रज, सी अपभ्रंश, डी है अवधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही होगा अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश, आदिकाल में अपभ्रंश प्रमुख भाषा थी।
9वां है बिसलदेव रासो ये कवि कौन है? बिसलदेव रासो के चंदवरदाई, बी नरपति नाल है, सी जगनीक, डी विद्यापति। तो इसका सही आंसर होगा नरपति नाल है। तो इस ग्रंथ के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बिसलदेव इसके विग्रह राज चतुर्थ नाम से राजा हुए। उन्होंने बिसलदेव रासो लिखा और अपना नाम बिसलदेव बताया। तो इसकी नायिका राजमती है। इसकी नायिका नरपति नाले का है ये बिसलदेव रासो। ठीक है, तो इसकी नायिका राजमती। और यह 4 खंडों में है, 4 खंडों में विभाजित ग्रंथ है। और इसकी शैली वही पिंगल शैली है। गायन परंपरा पर लिखा गया। इसको गाकर उस टाइम गाया कर सुनाया जाता था। और श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है, 12 मासा शैली में लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों पक्षों को दिखाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या 4 खंडों में थोड़ा सा बता देती हूँ आप इस ग्रंथ के बारे में। क्या है ये ग्रंथ जो नरपति नाले द्वारा लिखा गया? इसके प्रथम भाग में अजमेर के राजा विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसलदेव तृतीय एवं मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का वर्णन है, पहले भाग में। दूसरे में है रानी के किसी व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा बिसलदेव का उड़ीसा चले जाना और वहां पर 1 वर्ष अर्थात 12 महीनों तक प्रवास में रहने का वर्णन है। इसलिए इसे 12 मासा भी कहते हैं। 12 मासा वर्णन यानी 12 महीनों की ऋतुओं का इस ग्रंथ में वर्णन करने वाला यह प्रथम ग्रंथ है। और इसका तीसरा खंड है जिसमें रानी राजमती के विरह का वर्णन है और विसलदेव के उड़ीसा से लौटने का वर्णन है। और चौथा है राजा भोज परमार के द्वारा अपनी पुत्री को अपने घर ले जाने और वहां से बिसलदेव का चित्तौड़ वापस ले आने का राजमती को इसका वर्णन चौथे भाग में दिखाया गया है। 10वां आदिकाल का समय सामान्यतः किस शताब्दी से माना जाता है? तो ए है 7 से 9वीं शताब्दी, बी है 10 से 14वीं शताब्दी, सी है 15 से 17वीं शताब्दी, डी है 18 से 20वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा 10 से 14। सर्वमान्य मत है कि 2-4 वर्षों का आगा पीछा करते हुए सभी इतिहासकारों ने 10वीं से 14वीं लास्ट अंत तक 14वीं शताब्दी माना है आदिकाल का अंत। इसके बाद भक्तिकाल शुरू हो जाता है। 11वां प्रश्न है प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। उपयुक्त परिभाषा किस इतिहासकार की है? पहला है रामचंद्र शुक्ल, बी है भोलाशंकर व्यास, सी क्या होगा विश्वनाथ त्रिपाठी, डी है मिश्र बंधु। तो इसका सही आंसर हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें ये ध्यान रखें कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा हर बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो इसमें कीवर्ड क्या चुनेंगे आप? जनता और प्रतिबिंब और जनता चित्तवृत्ति, ये 3 शब्द जिस परिभाषा में आ जाए वो रामचंद्र शुक्ल जी की ही परिभाषा होगी। तो सही क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है मनुष्य के सार्थक एवं सर्वोत्तम विचारों की उत्तमोत्तम लिपिबद्ध अभिव्यक्ति का नाम ही साहित्य है। साहित्य की उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है लक्ष्मी सागर वासनिक, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही क्या होगा? सही होगा लक्ष्मी सागर वासनिक। इनकी ये परिभाषा है, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही सुंदर परिभाषा। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषी जनता की आशाओं, आकांक्षाओं, उसके सुख दुख, उल्लास, निराशा तथा अन्य मन स्थितियों का शब्द दर्पण कहलाता है। यह कथन किस इतिहासकार का है, यह बताना है आपको। तो ए है लक्ष्मी सागर वासनिक, बी है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, सी है नामवर सिंह, डी है राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी।
हिंदी साहित्य इतिहास हिंदी भाषी जनता की आकांक्षाओं आशाओं और उसके सुख दुख उल्लास निराशा तथा अन्य मन स्थिति का शब्द दर्पण है। दर्पण आ गया। दर्पण विश्व का दर्पण, इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है। 14वां प्रश्न है, पद्य को याद रखना गद्य से सरल है, इसलिए प्रत्येक जाति का साहित्य काव्य के रूप में जन्म लेता है। उपयुक्त कथन किसका है? लक्ष्मी सागर वासने का, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास का, धीरेन्द्र वर्मा का? किसका है? तो सही आंसर है ये लक्ष्मी सागर वासने का। ठीक है। आगे चलते हैं। 15वां है, कविता भावनाओं का माध्यम है और गद्य बुद्धि का। उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? डॉक्टर नामवर सिंह का, राहुल शंकरितयन का, लक्ष्मी सागर वासने का, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का? तो किसका है? सी, लक्ष्मी सागर वासने का यह कथन है। 16वां प्रश्न, इस्तवार दे ला लिएतर एंदुई ए हिंदुस्तानी से संबंधित असंगत कथन कौन सा है? इसकी रचनाकार फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तासी है। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। सी है, हिंदी उर्दू के कवियों का वर्णन वर्ण क्रमानुसार किया गया है। डी है, यह 2 भागों 1839 और 1847 में प्रकाशित हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये अंग्रेजी भाषा में ना लिखकर फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। ये इसका असंगत हो जाएगा। असंगत पूछा है तो इस पर आप ऐसे मार्क कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 17वां प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज की रचना कब हुई थी? ए 1839, बी 1883 ईस्वी, सी है 1888 ईस्वी, डी है 1884 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1883 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना हुई थी। किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा। आगे चलते हैं। 18वां है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से संबंधित असंगत कथन है। ए, इसकी रचना 1888 ईस्वी में जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा की गई। यह मूलतः अंग्रेजी भाषा का ग्रंथ है। इसमें लगभग 863 कवियों का वर्णन है। डी है, इसमें भक्तिकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तो ये पुस्तक है जॉर्ज ग्रियर्सन की। कब लिखी थी? 1888 में। और इसकी भाषा क्या है? ये सही हो गया, ये भी सही है। और 1883 नहीं है, इसमें 952 कवियों का वर्णन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये इन्होंने भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भक्तिकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है 19वां, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद 1957 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? किसने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के नाम से किया? तो यह पूछ रहे हैं कि हिंदी भाषा में किसने लिखा इस नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में। तो ए है किशोरी लाल गुप्त ने, और बी है राहुल शंकरितयन ने, सी है लक्ष्मी सागर वासने ने, डी है गणपति चंद्र गुप्त ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, किशोरी लाल गुप्त जी ने इसको हिंदी में 1957 में किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इस पुस्तक की इसका हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित संगत क्रम है। इन्होंने ए है शिव सिंह सरोज को वृत्त संग्रह कहा है। डी है मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा है। मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। तो ए, बी और सी तीनों सही है। तो इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी। जब इन राइटरों ने अपनी पुस्तक लिखी, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की है, ये ग्रियर्सन की है, और मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं की है। तो इनकी पुस्तकों को ये नाम आचार्य शुक्ल जी ने दिए हैं। तो ये एक जैसे से नाम है, इनको एक साथ याद रख लेंगे तो सुविधा रहेगी। क्वेश्चन 21 है, नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्टों के आधार पर रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। कौन सा नाम है इसका? ए है हिंदी काव्य धारा, बी है हिंदी साहित्य की भूमिका, सी है मिश्र बंधु विनोद,
डी है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। तो इसमें नागरिक प्रचारणी की जो रिपोर्टें थी, जो ये सभा थी, इसमें जो रिपोर्टें इकट्ठी हो रही थी धीरे-धीरे, उसको एक साहित्य ग्रंथ का रूप किसने दिया? तो ये मिश्र बंधु विनोद के रूप में प्रकाशित हुई। मिश्र बंधुओं ने इसको एक ग्रंथ का रूप इन रिपोर्टों को दे दिया। ठीक है? तो ये 4 भागों में प्रकाशित हुई थी मिश्र बंधु विनोद, और इसके 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए थे, पहला, दूसरा और तीसरा। और चौथा भाग वो हुआ था 1934 में। ठीक है? तो इसको 13 में और ये 34 में, चौथा भाग, पहला, दूसरा, तीसरा 13 में, चौथा 34 में। तो ये लास्ट वाले डिजिट याद रखेंगे। ठीक है? हाँ, ये हो गया। और ये है 22वां। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार ग्रंथ के रूप में लगभग कितनी रचनाओं को संदर्भ दिया है? कितनी रचनाओं को माना? 8, 12, 17 या 21? कितने ग्रंथों को की सहायता ली? 17 ग्रंथों की। ठीक है? तो सी सही आंसर हो जाएगा इसमें। 23वां प्रश्न है, मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए। इसका चतुर्थ भाग प्रकाशित हुआ। ये हमने पीछे पढ़ लिया। 1913 में, 1921, 1934, 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934 में। ठीक है? तो इसमें है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों के परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात यहाँ हो रही है। तो ए है मिश्र बंधु विनोद से, बी है इस्तवार द लालियतर हिंदुस्तानी से, सी है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से, तो या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद से इन्होंने साहित्य परिचयात्मक विवरण प्राप्त किया है। ठीक है? 25वां, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। ए हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, सी है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, डी है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। ठीक है? ये हो जाएगा। ये इस सभा में जो हिंदी शब्द सागर नामक पुस्तिका थी, उसकी भूमिका के रूप में इसका इन्होंने लिखते थे ये, और बाद में इसका एक पुस्तक के रूप में 1929 में इन्होंने प्रकाशित करवाया। ठीक है? 26वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लगभग कितने कवियों को स्थान दिया है? अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास, ये ग्रंथ ये नाम है। तो इसमें इन्होंने कितने कवियों को जगह दी है? तो ए 900, बी 1000, सी है 1200, डी है 1500। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी 1000 कवियों को स्थान दिया है। ठीक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 27, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का विकास 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? आलोचक का नाम बताना है। ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है परशुराम चतुर्वेदी, सी है राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा डी। ठीक है? ये 12 आना जहां भी आ जाए इस्लाम और ये, तो इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखेंगे। HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे है 28वां प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास कितने अध्याय में लिखा गया है? ए है 13, बी है 17, सी है 15, डी है 11। तो 28 में क्या होगा? 17 भागों में। बी होगा सही आंसर इसका। नगेंद्र द्वारा 17 अध्यायों में ये लिखा गया, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में किस कालावधि का वर्णन है? तो ये प्रश्न भी आप याद रखेंगे साथ में। ये इनकी पुस्तक है, इनका वो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इसका प्रकाशन 1938 में हुआ। तो इसमें किस कालावधि तक का वर्णन है? 793 से 1693 ईस्वी तक। बी है 700 से
750 से 1693 ईस्वी तक, 750 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। डी है 693 से 1750 ईस्वी तक। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका होगा ए, 693 से 1693 ईस्वी तक। ये एक अधूरा, इन्होंने राम कुमार वर्मा का अधूरा लिखा गया इतिहास है। इसके आगे का वर्णन इन्होंने नहीं किया है अपनी ग्रंथ में। आगे है 30वां प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन की दीर्घ परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कार्य उसका वह मध्यवर्ती प्रकाश स्तंभ है जिसके समक्ष सभी पूर्ववर्ती प्रयास आभा शून्य प्रतीत होते हैं, तो साथ ही सभी परवर्ती प्रयास उसके आलोक से आलोकित है। उपयुक्त कथन किसका है? बहुत ही वो महत्वपूर्ण है ये कथन, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था अपना, तो उससे पहले जितने भी ग्रंथ हुए वो इतने महत्वपूर्ण या प्रचलित नहीं हुए। और इसके बाद में जिन्होंने भी इतिहास के ग्रंथ लिखे वो रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को आधार मान के ही इन्होंने लिखा है। तो यही इस परिभाषा में कहा गया कि ये हुआ था। तो ए नगेंद्र, डी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है गणपति चंद्रगुप्त, और इसका डी ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 30वें का? गणपति चंद्रगुप्त जी ने ये परिभाषा दी कि न तो इनसे पहले न इनके बाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद भी कोई इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख पाया, और उनके पहले न ही उनसे पहले प्रकरण है इन रामकुमार वर्मा द्वारा रचित इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन कीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।